नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार कियान एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। तो प्राचीन भारत की शुरुआत हम कर चुके थे। इसमें हमारा पहला अध्याय था प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री, और उसी के अंदर हम स्टोन एज को पढ़ रहे हैं। स्टोन एज में हम लोगों ने पैलियोलिथिक एज के बारे में जाना है। पैलियोलिथिक एज का हमने कैटेगराइज कर लिया है। हमने लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक एज के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। उसी क्रम में मैंने आपको बताया था कि अब हम लोग मानव विकास का क्रम देखेंगे दोस्तों, कि जिस तरीके से है आपका देखोगे कि जिस तरीके से उपकरणों का विकास हो रहा था, तो उपकरणों के विकास के लिए मानव का विकास भी तो हो रहा होगा। उसके दिमाग ने जो उसको कहा होगा उसी हिसाब से तो उसने उपकरणों को शेप किया होगा। तो मानव का विकास कौन हुआ, कैसे हुआ? सबसे पहले मानव कौन आया, किस अरेंज में मानव ने आज के रूप का धारण किया है। जैसे कि आज हम हैं, उससे पहले हम कैसे थे, और उससे भी पहले और सबसे पहले कैसे दिखते थे, उस सब के बारे में हम ये जानेंगे। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो सबसे पहले दोस्त मानव का विकास में देखेंगे, सबसे पहले आता है रामापिथेकस। रामापिथेकस सबसे पहला मानव जो था उसे नाम दिया गया दोस्त रामापिथेकस। सबसे पहला मानव, जब मानव ने जंगल से हटकर, वनों से निकलकर मैदानी क्षेत्र पे गमन करना शुरू किया, उसका पहला मानव का नाम था रामापिथेकस। रामापिथेकस रामापिथेकस की बात अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ी बात क्या है रामापिथेकस की, कि भाई रामापिथेकस के भारत में अवशेष मिलते हैं दोस्तों। रामापिथेकस का भारत में अवशेष अगर आप देखोगे तो रामापिथेकस का भारत में अवशेष मिलता है शिवालिक के क्षेत्र में। भारत में इसके अवशेष, भारत में इसके अवशेष हिमालय के शिवालिक पहाड़ियों के क्षेत्र में दोस्तों मिलते हैं। शिवालिक पहाड़ियों के, हिमालय के शिवालिक होता ना, आउटर हिमालय का जो पार्ट है, शिवालिक की पहाड़ियों शिवालिक की पहाड़ियों से मिलते हैं। शिवालिक की पहाड़ियों से मिलते हैं, जिसे क्या कहा गया है, शिवापिथेकस। इसे शिवापिथेकस पिथेकस कहा गया है। तो शिवापिथेकस कहा गया है। आपको क्या ध्यान, पहला मानव है रामापिथेकस। भारत में आपसे पूछा जाए कि भारत में इसके अवशेष कहाँ मिलते हैं, तो कहाँ बताओगे? शिवालिक की पहाड़ियां यानी हिमालय के आउटर क्षेत्र में मिलता है। या आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि शिवापिथेकस क्या है, या आपसे पूछ लिया जाए कि शिवापिथेकस क्या है, तो सर शिवापिथेकस कुछ नहीं है, एक प्रकार का रामापिथेकस का ही अवशेष मिलते हैं, उसे ही शिवापिथेकस कहा गया है। रामापिथेकस के बाद दूसरे प्रकार के मानव का विकास हुआ दोस्तों, जिसे कहा गया है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस 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 मानव की अगर बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले क्या होता था दोस्त, कि मानव पहले क्या था, अपने जो है अपने रामापिथेकस मानव जो चलता था, अपने दोनों पांव, जो आज आपके दोनों हाथ हैं, वो भी उसके पांव की तरह ही काम करते थे। साथ मिलाकर दोनों
साथ मिलाकर चलते थे। लेकिन ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव ऐसा पहला मानव था दोस्तों जिसने अपने हाथ और पाँव को अलग किया, यानी अब पाँव चलने के लिए और हाथ काम करने के लिए फ्री हो गए। ऐसा पहला मानव था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इस मानव ने अपने हाथ और पाँव दोनों को अलग कर लिया, जिसके कारण इस प्रक्रिया को ही विकास की इस प्रक्रिया को दोस्तों कहा जाता है द्विपाद गमन, बाइपेडलिज्म। ठीक है, तो किस मानव ने शुरुआत करी? तो ये मानव था आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसकी खास बात क्या थी दोस्तों? सबकी खास बात भी एक एक पॉइंट हम लिखते चलेंगे। सबसे पहला मानव जो सीधा चलता था अर्थात हाथ को पैर से अलग करके चलता था। मानव विकास की इस प्रक्रिया को इस प्रक्रिया को क्या कहा गया है? द्विपाद, दो पांव गमन, मतलब दो पांव से चलने वाला द्विपाद गमन। इंग्लिश में कहते हैं इसे बाइपेडलिज्म। तो द्विपाद गमन कहा गया। सबसे पहली बार हाथ पांव को अलग करने वाला मानव ऑस्ट्रेलोपिथेकस ही था दोस्तों। इस मानव में कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस में मानव और वानर दोनों के ही गुण अभी विद्यमान थे। इस कौन सा मानव है जिसके बारे में कहा जाता है? तो वो है आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसमें वानर और मानव दोनों के लक्षण पाए जाते थे। दोनों के लक्षण दोस्तों इसमें पाए जाते थे, ये आपको समझना है। ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में। देखो, मानव विकास की प्रक्रिया चल रही है। उसके बाद एक मानव की और बात आता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद जिस मानव का विकास हुआ उसे कहा गया होमो हेबिलिस। होमो हेबिलिस हेबिलिस। इस मानव का महत्वपूर्ण की क्या खास बात है? देखो, मैं आपको एक बात ध्यान रखना दोस्तों, ये जो मानव विकास का क्रम देख रहे हो ना, रामापिथेकस से ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हेबिलिस, ये मानव का विकास होने का मतलब क्या है कि उसके मस्तिष्क का विकास होते जा रहा है। अब रामापिथेकस में मस्तिष्क का विकास ना के बराबर था, इसीलिए वह हाथ पांव दोनों को चलता था जमीन पे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का आप देखोगे तो मस्तिष्क थोड़ा विकसित हुआ तो उसने अपने पांव को हाथ से अलग कर लिया। होमो हेबिलिस मानव की खास बात क्या है दोस्तों? इसे कहा जाता है कुशल मानव। हेबिलिस का अर्थ होता है दोस्तों कुशल मानव। इसे हैंडीमैन भी कहते हैं। हैंडीमैन का मतलब क्या है दोस्तों? जो आज पत्थर के औजार थे ना, उन औजारों को, पत्थर को औजार के रूप में बनाने का श्रेय जो है वो किस मानव को जाता है? तो वो है होमो हेबिलिस।
होमो हेबिलिस ही ने ही जो है वो पत्थर को औजार के रूप में, हथियार के रूप में बनाना शुरू किया था, वो है होमो हेबिलिस। इसी कारण से हैंडीमैन कहते हैं। हैंडी मतलब कि विशेष कार्य को करने वाला, कुशल मानव। इसीलिए होमो हेबिलिस के भी अपना एक जीवन में प्रमुख योगदान है मानव विकास के क्रम में। इसको लिखते हैं। हेबिलिस का अर्थ होता है क्या है? हेबिलिस का अर्थ है कुशल मानव दोस्त। अब यहां पे कुशल मानव किस संदर्भ में है? ऐसा नहीं कि कोई कंप्यूटर बना लिया इसने, नहीं। कुशल मानव इसलिए है क्योंकि इसने क्या किया था, ये प्रथम औजार निर्माता मानव प्रजाति थी। प्रथम मानव औजार निर्माता प्रजाति थी, इसलिए इन्हें दोस्तों, इसलिए इन्हें हैंडीमैन भी कहा जाता है। समझ रहे हो आप? सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रथम मानव औजार निर्माता। आपसे कभी पूछा जा सकता है, और आपको भी जानकारी पहली बार ही पता चल रही होगी कि हमने मानव के विकास को देखा, पत्थर के उपकरण बनाए, बहुत हमने अभी पढ़ के आए हैं अभी हम। बट ये तो बताओ सर कि किस मानव ने बनाया? मानव के विकास का जो क्रम चला है वो तो हमें पता चले। हम लोग जानते हैं रामापिथेकस, सर किसी काम का नहीं, दिमाग नहीं था। ऑस्ट्रोलोपिथेकस का दिमाग बना तो उसने सीधा चलने का प्रयास किया। होमो हेबिलिस ने दिमाग और विकसित हो। आप बताओ, किसी को औजार बनाना है तो क्या दिमाग नहीं, बिना औजार बना लेगा? वो बिना दिमाग के औजार बना लेगा? नहीं बना पाएगा भाई। उसके अंदर दिमाग होना चाहिए। इसीलिए इसका अर्थ होता है कुशल मानव। होमो हेबिलिस मानव ने पहली बार औजार बनाए थे। होमो हेबिलिस को ही जाता है, औजार बनाने का जो श्रेय है वो होमो हेबिलिस को ही जाता है दोस्तों। अब होमो हेबिलिस के बाद दूसरा मानव आता है। इसके बाद मानव का विकास और हुआ। उस मानव को कहा जाता है होमो इरेक्टस। उस मानव को कहा जाता है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस की बात अगर आप देखोगे दोस्तों, तो होमो इरेक्टस मानव को ही पहली बार अग्नि को नियंत्रित रूप से उपयोग करने का श्रेय जाता है। अब आप सोचो, यह मानव अग्नि को नियंत्रित रूप से उपयोग कर रहा है। कहने का मतलब यह है दोस्त, आपसे कभी पूछा जाए कि आग का आविष्कार कब हुआ, बार बार बच्चों के मन में डाउट रहता है, आग का आविष्कार कब हुआ सर? ये तो जानते हो, लेकिन ये तो जानो कि किस मानव ने किया है। मानव के किस विकास क्रम में आग के आविष्कार को किया गया, तो ये तो पता होना चाहिए, फिर तो पता चले कि काल क्या है। तो सबसे पहले मानव है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस मानव ने दोस्तों पहली बार आग का नियंत्रित रूप से इस्तेमाल किया। मैं यहां पे एक नियंत्रित रूप से उपयोग की बात कह रहा हूं। देखो, आग तो पहले से वो परिचित तो थे ही से दोस्तों, जंगल में आग लगा करती थी तो उससे परिचित थे ही वो, बट आग का इस्तेमाल करना अपने यूज के लिए। अब यहां पे आपको लग रहा होगा सर यूज कौन सा करते होंगे, अभी देखते हैं। अभी आप जानो कि आग को नियंत्रित कंट्रोल मैनर में आविष्कार, जैसे कि आज आप गैस हो सिलेंडर इस्तेमाल करते हो, तो आप अग्नि का कंट्रोल तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? माचिस की तिली में अग्नि का कंट्रोल रूप से इस्तेमाल किया है कि नहीं किया? लेकिन जब वहीं पर बिजली गिरती है और कहीं पर आग लग जाती है, वो कंट्रोल होती है क्या? वो तो फैलती है। तो इस तरीके से होमो इरेक्टस मानव ने अग्नि का एक कंट्रोल मैनर में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो पहले जानिए इसके बारे में। होमो इरेक्टस, अग्नि का आविष्कार, अग्नि का आविष्कार
अर्थात अग्नि का नियंत्रित रूप से उपयोग करने का श्रेय यानी क्रेडिट से होमो इरेक्टस मानव को ही जाता है। मानव को जाता है दोस्तों, जाता है। अब अग्नि के आविष्कार से क्या लाभ हुआ, अगला टॉपिक आ जाता है सर इसी में। अग्नि के आविष्कार से क्या लाभ हुआ, लाभ क्या हुआ? तो अग्नि के नियंत्रित उपयोग से, अग्नि के दोस्तों नियंत्रित उपयोग से होमो इरेक्टस मानव को निम्न लाभ हुए। उपयोग से पहले आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों कि जो हमने रामापिथेकस से यहां तक की यात्रा करी है दोस्तों, रामापिथेकस से अगर आप मैं आपको बताना चाहूंगा, रामापिथेकस से जो ये यात्रा हुई है दोस्तों, रामापिथेकस से ऑस्ट्रेलोपिथेकस से होते हुए, होमो हेबिलिस से होते हुए होमो इरेक्टस से होते हुए दोस्तों, ये पूरा काल आपको पता है कौन सा काल है? ये पूरा काल आपका पेलियोलिथिक एज का पूरा है निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल। अब इससे कितने सारे प्रश्न आप कर सकते हो दोस्तों, कितने सारे प्रश्न कर सकते हो। जैसे पहला प्रश्न कि किस काल में मानव ने अपने हाथ को पांव से अलग करके चलना शुरू किया, पहला प्रश्न देखते जाओ। तो वो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, क्योंकि ऑस्ट्रेलोपिथेकस किस काल का मानव है? निम्न पूरा पर, लोअर पेलियोलिथिक का। पहली बार मानव ने औजार किस काल में बनाए? लोअर पेलियोलिथिक एज में। पहली बार अग्नि का आविष्कार या नियंत्रित रूप से उपयोग किस काल में हुआ? लोअर पेलियोलिथिक में। देखिए कितने क्वेश्चन आपको इस छोटे से अभी से टॉपिक से हो गए दोस्तों, छोटा सा टॉपिक से आपको कितना विकास हो गया। मानव का विकास का आपको पता चल गया कि रामापिथेकस से होते हुए ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हेबिलिस और होमो इरेक्टस, ये जो मानव का विकास है, ये जो है आपका निम्न पूरा पाषाण काल के मानव है। अब आप एक बात ये ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि मानव विकास का सही क्रम कौन सा है? सही क्रम दोस्तों यही है, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हेबिलिस और होमो इरेक्टस। अभी और भी आएंगे आगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपसे ये ना पूछ के ये पूछ दे कि मानव के मस्तिष्क के विकास का सही क्रम क्या है, तो आप सोचो कि जो ये मानव विकास हो रहा है, जो ये मानव का विकास हो रहा है दोस्त, तो इसका मतलब उसके मस्तिष्क का भी तो विकास हो रहा होगा। यानी ये मानव इंटेलिजेंट होता जा रहा है, नहीं जा रहा है? तो इंटेलिजेंस में देखा जाए तो रामापिथेकस से इंटेलिजेंट ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, इससे इंटेलिजेंट होमो हेबिलिस है और इससे इंटेलिजेंट होमो इरेक्टस है। यहां तक कि मानव विकास का क्रम निम्न पूरा पाषाण काल में, लोअर पेलियोलिथिक एज में रखा जाता है। सामान्य बहुत हल्के स्तर पे मैं आपको समझा रहा हूं, हमें एंथ्रोपोलॉजी का सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, ये विषय एंथ्रोपोलॉजी का होता है, हमको उसमें जाना ही नहीं, हमें अपने काम से संबंध रखना है, क्योंकि ये टॉपिक प्रीलिम्स लेवल का है, हमें अपने काम से लेवल का हमने निकाल लिया। अब आपको आना है कि सर इसका मतलब अग्नि का आविष्कार, जो मन में डाउट आता था आपको क्लियर हो गया, निम्न पूरा पाषाण काल में होता है, लोअर पेलियोलिथिक का है। दूसरा डाउट ये भी आ सकता है कि किस मानव ने बनाया है? होमो इरेक्टस ने बनाया है। इतने से आपसे कितने सारे प्रश्न आपके बन गए। यहां से द्विपाद गमन क्या है? हैंडीमैन किसको कहते हैं?
पहला औजार किस मानव ने बनाया, किस काल में बनाया? हैंडीमैन मानव किस काल में रहता था? द्विपाद गमन की प्रक्रिया किस काल में शुरू हुई? निम्न पुरापाषाण काल के। सारे प्रश्न इससे बन गए आपको। अब आपको देखना है कि भाई अग्नि के क्या लाभ हुए दोस्तों। आप काल देखो क्या है, लोअर पैलेयोलिथिक का काल है या नहीं दोस्त? लोअर पैलेयोलिथिक का काल है मित्रों ये। लोअर पैलेयोलिथिक के काल में आपको एक बात तो साफ दिख रही होगी कि आइस एज चल रहा है। नहीं, मैंने बताया था ना, पुरापाषाण काल में क्या चल रहा है? आइस एज चल रहा है। सोचो आइस एज चल रहा है, आप सोचो कि क्या गुफाओं में रहना आसान होगा? बर्फ जमी होगी दोस्तों। इसका मतलब अब क्या हो गया, आइस एज के समय अब रहना आसान हो गया, नहीं हो गया? आग जला लो। अब आवास के दृष्टिकोण से अग्नि ने उनको रहने में सहूलियत दी, नहीं दी? और सुरक्षा भी दी दोस्तों। सुरक्षा कैसी दी? आपको पता है फायर जला देने से पशु, बड़े बड़े पशु पास में नहीं आते। अग्नि से सुरक्षा मिली, नहीं मिली? पशु नहीं आएंगे बड़े बड़े। दूसरी बात, इससे भोजन भी मिला है, नहीं मिला? भोजन में क्या परिवर्तन? अब ये लोग पका के खाने लगे। पका के भोजन का स्वाद ही अलग आता है। तो अग्नि के आविष्कार से क्या क्या योगदान हुआ? तो आपसे पूछा जाएगा कि कब का मनुष्य भोजन को पका के खाने लगा? तो होमो इरेक्टस मानव से शुरुआत हो गई। अब किस काल में हुआ? निम्न पुरापाषाण काल में। तो आइए अग्नि से क्या क्या लाभ हुए, फायर से क्या क्या लाभ हुए, इसको भी जान लिया जाए। पहला बात, ठंडे गुफाओं में अग्नि जलाकर रहना, अग्नि जलाकर रहना आसान हो गया। आसान हो गया दोस्तों। इंप्लाइज दैट क्या हो गया? बसाव बेहतर हो गया। बसाव इनका क्या हो गया? बेहतर हो गया। दूसरा उपयोग क्या है? बड़े हिंसक पशुओं से सुरक्षा। हिंसक पशुओं से सुरक्षा। तीसरा कार्य क्या हो गया? तीसरा क्या लाभ हुआ? भोजन पकाकर खाया जाने लगा। भोजन पकाकर खाने लगा। तो ये अग्नि से आविष्कार हो गए। तो हमने यहां पर आपको यात्रा करा दी है होमो इरेक्टस मानव तक, यानी निम्न पुरापाषाण काल तक। अब इसके बाद अगला मानव का विकास होता है दोस्तों, वो है निएंडरथल। अगला मानव आया है निएंडरथल। निएंडरथल। निएंडरथल मानव क्या था दोस्तों? यह क्या करता था? गर्दन झुका के चलता था। गर्दन को नीचे झुका के चलता था। झुकाकर चलता था। इस मानव की खास बात आपको पता है? आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अब निएंडरथल मानव ने अपने शवों को दफनाना शुरू कर दिया दोस्तों, और उसके साथ जो उपयोग में आने वाले उपकरण हैं वो भी रखा जाने लगा। इसका मतलब निएंडरथल मानव के काल से ही शवों को दफनाना शुरू कर दिया गया, और ये लोग भी पारलौकिक जीवन में यकीन करते थे। पारलौकिक जीवन का मतलब है कि ये जीवन एक यात्रा है। इस धरती से अब दूसरे लोक में आत्मा चली गई है, और वहां पे ये यात्रा करेगी तो उसको
कुछ वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी तो वो उसकी प्रिय वस्तुओं को उसके से साथ ही दफना दिया जाता था। इन शॉर्ट्स आपको ये जानकारी मिल गई कि सर ये लोग शवों को दफनाते भी थे। किस काल में शुरू हुआ दफनाना, ये भी तो एक प्रश्न बन सकता है। तो दोस्तों, तो किस काल में शुरू हुआ दोस्तों, तो याद रखना ये जो काल था दोस्त, ये काल है आपका मध्यपुरा पाषाण काल का। ये काल है मध्यपुरा पाषाण काल का, यानी मध्यपुरा पाषाण काल से ही शवों को दफनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। और वो कौन सा मानव था, तो वो था आपका निएंडरथल मानव। आइए जानकारी को लिखते हैं, जानकारी बहुत बेहतरीन है। तो हमने ये देखा है कि निएंडरथल जो है वो मध्यपुरा पाषाण काल का है, गर्दन झुका के चलता है दोस्तों, और ये मृतकों को दफनाने की प्रथा है। ठीक है, यानी मृतकों को दफनाने की प्रथा से ये लोग परिचित थे, ये बात ध्यान रखना है। और ये दफनाते थे, और दफनाने के साथ साथ क्या करते थे, आवश्यक वस्तुओं को रख देते थे। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि ये लोग पारलौकिक जीवन का मतलब क्या होता था कि इस लोक के पारलोक, इस लोक के बाहर भी कोई जीवन है। लोकोत्तर का मतलब इस लोक के इतर, जो जन्म में वो जिया है धरती पर, अब वो दूसरे लोक में जा रहा है तो वहां पे आवश्यकता पड़ेगी। तो ये सब कहाँ है, ये सब है आपके निएंडरथल मानव जो है वो मध्यपुरा पाषाण काल का मानव है। अब निएंडरथल के बाद एक मानव आता है दोस्तों, वो है आपका क्रो-मैग्नन मानव। क्रो-मैग्नन मानव जो है आज के विकास के मानव का पहला चरण था दोस्तों। होमो सिम्पियंस से पहला चरण जो मानव का माना जाता है वो है आपका क्रो-मैग्नन मानव। क्रो-मैग्नन क्रो-मैग्नन को माना जाता है क्रो-मैग्नन। दोस्तों ये जो है ना, ये है आपका आरंभिक विकास का मानव है। इसका मस्तिष्क इन सबसे ज्यादा विकसित था। ठीक है, ये प्रारंभिक आधुनिक काल का मानव था। जो आज हम है ना, उसका इनिशियल स्टेज यही था, क्रो-मैग्नन, प्रारंभिक आधुनिक मानव था ये। उसके बाद आज का विकसित मानव होमो सिम्पियंस जो है वो धरती पर आया। होमो सेपियंस, होमो सेपियंस जो है वो धरती पर आया दोस्तों। ये क्रो-मैग्नन मानव और होमो सेपियंस किस काल के हैं दोस्तों, तो ये दोनों है दोस्तों उच्चपुरा पाषाण काल के। ये कौन सा काल आया, तो ये काल आया दोस्तों आपके उच्चपुरा पाषाण काल। उच्चपुरा, तो ये जो मानव है ये है उच्चपुरा पाषाण काल का। उच्चपुरा पाषाण काल, उच्चपुरा पाषाण काल का जो मानव है, इसका मतलब है कि इसका जो मस्तिष्क है वो विकसित रूप में आया है। इसका जो मस्तिष्क है वे विकसित है। होमो सिम्पियंस मानव आधुनिक मानव है। ये जो है आधुनिक मानव है दोस्तों, ये आधुनिक मानव है। ये आज का आधुनिकतम मानव है, आज का आधुनिक मानव। ये कौन सी प्रजाति, कौन से काल का है, उच्चपुरा पाषाण काल का है दोस्तों। क्रो-मैग्नन मानव या होमो सिम्पियंस मानव आपको समझ में आ चुका होगा। अब आप देखो, रामापिथेकस से हम लोग होमो सिम्पियंस में आए हैं। इसका मतलब साफ है कि यह क्या है, एक प्रकार से मानव के मस्तिष्क का ही तो विकास है। मानव के विकास का मतलब क्या है, उसके शरीर का विकास, उसके सोचने समझने की शक्ति का विकास। आपसे क्वेश्चन दे देगा कि क्रम से जमाओ रामापिथेकस से लेकर होमो सिम्पियंस, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछे मानव के मस्तिष्क के विकास का क्या क्रम था, तो ये भी वही है। ये इसका मतलब क्या है, मानव का विकास हो रहा है। उसकी एक्टिविटी से आपको पता चल रहा है कि वो अपने मस्तिष्क का अब इस्तेमाल कर रहा है। तभी तो मैंने बताया था कि होमो सिम्पियंस मानव ने ही चित्रकला का आविष्कार कर लिया था उच्चपुरा पाषाण। देखो होमो सिम्पियंस मानव किस काल का है, उच्चपुरा पाषाण काल का है या नहीं, देखो
यानी चित्रकला का आविष्कार कौन करेगा? उच्च पुरा पाषाण काल में होमो सेपियंस, क्रो मैग्नन नहीं करेगा। क्रो मैग्नन इनिशिएट विकास का मानव था, इनिशिएट होमो सेपियंस का इनिशियल रूप था। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहां पर बता दिया दोस्तों, यही है मानव विकास का क्रम। अगर आप देखोगे मानव विकास के क्रम में सबसे पहले देखा जाए तो अफ्रीका में सबसे पहले आदि मानव की धरती थी। अफ्रीका महाद्वीप को आदि मानव की धरती कहा जाता था। आप देखो एक बार कि एक क्रम से देखो तो आपको मैंने पूरा मानव विकास का एक होलिस्टिक अप्रोच समझा दिया है। देखिए मैंने एक आपको होलिस्टिक अप्रोच जो है वो समझा दिया है, रामापिथेकस से ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, क्रो मैग्नन और होमो सेपियंस। निम्न पुरा पाषाण काल में मानव कहां से कहां तक विकसित हुआ, मध्य पुरा पाषाण काल में कहां से हुआ, उच्च पुरा पाषाण काल में कहां से कहां तक विकसित हुआ। ठीक है, अब एक नोट लगाना है कि सबसे पहले मानवों के विकास का कहां पे जन्मभूमि मानी जाती है, तो इसे माना जाता है अफ्रीका में। एक नोट लगाइए आप, एक नोट लगा के लिखते हैं, आदि मानव जिसे आप होमिनिड्स भी कहते हैं, सबसे पहले अफ्रीका में प्लीस्टोसीन काल में पाए गए। आइस एज था ना काल में पाए जाते थे। इसलिए अफ्रीका महाद्वीप को आदि मानव का महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है अफ्रीका से निकले ये और पूरे विश्व में फैल गए। इसके बाद अफ्रीका के बाद अफ्रीका से निकलकर ये पूरे विश्व में फैल गए। जिसे अफ्रीका से निकलकर ये अफ्रीका से निकलकर पूरे विश्व में फैल गए, जिसे मानव विकास की आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी कहा जाता है। तो यही है मानव विकास की आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी। तो हमने एक बात आपको समझ लिया है कि मानव का विकास हुआ है, और आपको मैंने बता दिया कि मानव विकास का जो क्रम है वो किस तरीके से आया है। मानव विकास का मतलब क्या है, उसके मस्तिष्क का विकास है। इसीलिए होमो सेपियंस मानव ही आगे जाके लिपि का आविष्कार करेगा, लिपि को पढ़ेगा, सब कुछ वही करेगा। तो मैंने आपको मानव विकास का क्रम समझा दिया। इसी के साथ आपको पूरा पाषाण काल का पूरा एक लोअर, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक का पूरा समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।